बच्चों, आज हम संधि का ज्ञान प्राप्त करेंगे। संधि पढ़ेंगे। तो संधि क्या है? संधि का तात्पर्य है मिलना। अर्थात जब किसी पद में उसका जो किसी पद के अंत में जो वर्ण है वो वर्ण दूसरे पद में आए हुए वर्ण से मिलता है और मिल करके वो दोनों एक वर्ण हो जाते हैं, या उन दोनों के अतिरिक्त एक नए वर्ण के स्वरूप को ग्रहण कर लेते हैं, तब वहाँ संधि होती है। अर्थात संधि का निष्कर्ष अर्थों में, संक्षिप्त अर्थों में ये समझें, संधि का तात्पर्य मिलना है। अब संधि कितने प्रकार की होती है? संधि 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि कितनी प्रकार की होती है? यहाँ पर एक एक संधियों का हम अध्ययन करेंगे। जो पहली संधि है स्वर संधि, तो स्वर संधि यहाँ हम देख रहे हैं 7 प्रकार की होती है। इसमें 7 प्रकार की संधियाँ आती हैं। पहली संधि है दीर्घ संधि, दूसरी है यण संधि, और तीसरी अयादि संधि, और चौथी गुण संधि, 5वीं वृद्धि संधि, 6ठी पूर्व रूप संधि और 7वीं पर रूप संधि। इस प्रकार स्वर संधि के अंतर्गत 7 संधि होती हैं। अब इन 7 संधियों में जो पहली संख्या पर अंकित है दीर्घ संधि, हम दीर्घ संधि को यहाँ पर पढ़ेंगे। दीर्घ संधि इसकी परिभाषा क्या है, किस प्रकार से इसमें संधि होती है? तो दीर्घ संधि का सूत्र है अतः सवर्णे दीर्घ। सूत्र का अर्थ हुआ कि यदि अक प्रत्याहार के बाद सवर्ण अर्थात समान वर्ण आए तो उन दोनों वर्णों के स्थान पर दीर्घ हो जाता है, दीर्घ वर्ण हो जाता है। पुनः एक बार सूत्र का अर्थ देखें, अकः सवर्णे दीर्घ। अकः का तात्पर्य है अक प्रत्याहार। अक के बाद यदि सवर्ण अर्थात समान वर्ण आए तो उसके स्थान पर दीर्घ वर्ण हो जाता है। अब देखेंगे हम अक क्या है। अक का तात्पर्य हुआ अक प्रत्याहार, जो यहाँ पर माहेश्वर सूत्र में देखिए आ ई उ री लृ, यहाँ से अक प्रत्याहार की संरचना होती है। तो ये हुआ अक प्रत्याहार। इसमें आ ई उ री लृ 1 2 3 4 5 ये 5 वर्ण आते हैं। तो अक का तात्पर्य हुआ अक प्रत्याहार। अक प्रत्याहार में 1 आ ई उ री लृ ये 5 वर्ण आते हैं। अब सवर्ण का क्या तात्पर्य है? सवर्ण का तात्पर्य हुआ जो सदृश वर्ण हो, अर्थात उच्चारण में समान हो, वो है सवर्ण। तो ये आ का सवर्ण आ, ई का सवर्ण ई, उ का सवर्ण उ, और री का सवर्ण री और री, लृ का सवर्ण आ। इस प्रकार से ये हो गया सवर्ण। अब सवर्ण अक हो गया, अक के बाद सवर्ण हो गया। तो सवर्ण अक के बाद यदि सवर्ण आता है तो उसका प्रतिफल क्या होता है? उसका प्रतिफल होता है दीर्घ स्वर, अर्थात वो दीर्घ की स्थिति में हो जाता है। जो ह्रस्व आता है वो ह्रस्व ना हो करके दीर्घ हो जाएगा। अर्थात आ और आ का आ, ई और ई का ई, उ और उ का उ, री और री का री, लृ और आ का ला। अब उदाहरण हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से
शब्द आते हैं और शब्द का किस प्रकार से वर्ण मिल करके और दीर्घ स्वरूप को ग्रहण करता है। जैसे राम धन आयनम। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं जो राम है, राम पद में आ ह्रस्व आ है, और जो दूसरा पद आयनम है उसका जो प्रथम पद है वो आ है, अर्थात आ के बाद आ आया है। आ अक प्रत्याहार का है और आ ये सवर्ण है, तो दोनों के मिलने का परिणाम ये हुआ दीर्घ, अर्थात आ और आ का दीर्घ आ होकर के रामायणम रूप बना। इसी प्रकार से विद्या, इसमें प्रथम पद के अंत में दीर्घ आकार आता है और फिर यहाँ पर आता है, तो दीर्घ आ और दीर्घ आ मिल करके भी दीर्घ स्वरूप को ग्रहण करेंगे और विद्यालय रूप सिद्ध होगा। ई वर्ण के उच्चारण में हम देखते हैं एक कापी पा का जो अंतिम स्वर है वो ई है, ह्रस्व इकार है, और ईश शब्द के पूर्व में दीर्घ इकार है, तो ह्रस्व इकार और दीर्घ इकार मिल करके ईकार अर्थात दीर्घ ईकार होकर के कपी स्वरूप बना। इस प्रकार पुनः हम देख रहे हैं ई और ई का प्रयोग यहाँ हो गया। अब दूसरे शब्द में हम देख रहे हैं दीर्घ ईकार और ईकार। नदी में दीर्घ ईकार है और ईश में भी दीर्घ ईकार है, तो दीर्घ ईकार नदी का दीर्घ ईकार और ईश का दीर्घ ईकार दोनों की संधि होने पर ई वर्ण बनता है, दीर्घ ईकार बनता है, और ये नदी धन ईश शब्द मिलकर के नदीश स्वरूप को ग्रहण करता है। अगले शब्द में आते हैं उ वर्ण के उदाहरण में। भानु का जो अंतिम स्वर है उकार है और दूसरे पद का जो प्रथम वर्ण है वो भी ह्रस्व उकार है, तो उकार और उकार मिल करके दीर्घ उकार अर्थात भानु धन उदय शब्द मिल करके दीर्घ उकार होकर के उकार बराबर दीर्घ उकार होकर के भानुदय शब्द बने। पुनः इस पद में पहले तो उकार का प्रयोग हुआ है, अब सदिश वर्ण दीर्घ उकार भी है, तो वधु शब्द में दीर्घ उकार आया है, देखिए दीर्घ उकार आया है, और उत्सवा पद में ह्रस्व उकार आया है, तो दीर्घ वधु का दीर्घ उकार और उत्सवा का ह्रस्व उकार मिल करके फिर ये दीर्घ उकार के स्वरूप को ग्रहण करके वधूत्सवा स्वरूप बनता है। अगले शब्द में आएंगे री का सवर्ण ह्रस्व री और दीर्घ री दोनों होते हैं। यहाँ पर एक ह्रस्व री का उदाहरण उपलब्ध है, तो पित्र में ह्रस्व री और ऋणम का ये भी ह्रस्व री, तो री और री दोनों के मिलने पर जो प्रतिफल होता है, री और री की संधि होने पर जो दीर्घ री बन करके पितृणम शब्द सिद्ध होता है। अब आते हैं जो अंतिम वर्ण है अक प्रत्याहार का लृ, तो लृ शब्द उदाहरण यहाँ है लृ, ये लृ शब्द है, पहला पद का वर्ण ही लृ है, और जो अंतिम पद है उसका पूर्व वर्ण आ है, तो लृ और आ, लृ का री और आ मिल करके लृ का लृ, यहाँ पर हम देख रहे हैं जो लृ और आ होगा, लृ और धन आ मिल करके जो दीर्घ आकार होगा, इस प्रकार लृ धन आ मिल करके आ होकर के लाकृति स्वरूप को प्राप्त करते हैं। अब हम यहाँ देख रहे हैं निष्कर्षता कि अक प्रत्याहार के बाद समान वर्ण अर्थात सदृश उच्चारण वाला वर्ण यदि आता है
तो उसके स्थान पर, दोनों के स्थान पर, ह्रस्व अथवा दीर्घ के स्थान पर दीर्घ स्वरूप वो प्राप्त हो जाता है। आ और आ अथवा आ की जब संधि होती है तो दीर्घ वर्ण को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार अट ये है और सवर्ण ये है हमारे, और इनके अट के बाद सवर्ण के आने के से जो रूप बनता है संधि होने पर, रूप की स्थिति ये है जिसको आप देख रहे हैं। उदाहरण प्रत्येक वर्ण के बाद ह्रस्व अथवा दीर्घ दोनों का उदाहरण यहाँ स्पष्ट कर दिया गया है। इस प्रकार दीर्घ संधि यहाँ पर पूरी हो रही है और इससे मिलते जुलते अनेक उदाहरणों को आप पुस्तकों से पढ़ सकते हैं।